नमस्कार दोस्तों। 1947 जहां हम इंडियंस अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, वहीं पे यूएस इतना डेवलप कर गया था कि बादलों पे कंट्रोल, बारिश के होने या ना होने पे कंट्रोल करने लगा था। इस कंट्रोल के लिए अब तक ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन अब वो इससे भी बेहतर ऑल्टरनेट को ढूंढने में लगे थे। फाइनली 1947 में इन लोगों ने बेहतर ऑल्टरनेट ढूंढ भी लिया, जिसका नाम था सिल्वर आयोडाइड। इसकी खोज एक सेरेंडिपिटी थी, मतलब हम शायद उस चीज को ढूंढ ही नहीं रहे हों और वो हमें मिल जाए और उससे काफी फायदा हो जाए। ऐसी डिस्कवरीज को हम सेरेंडिपिटी के नाम से जानते हैं। चलिए, फायदा तो इतना ज्यादा हुआ कि एक वेडिंग कंपनी ओलिवर्स ट्रैवल ने अपने एडवर्टीजमेंट में यहां तक लिख दिया, फेयर वेदर एंड क्लियर स्काइज एट योर वेडिंग डे। चलिए, इस पूरे प्रोसेस को हम क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेन के नाम से जानते हैं, और मैं इसे ही समझाने की कोशिश करूंगा बड़ी ही सिंपल तरीके से। समझाने के लिए मैंने इस वीडियो को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मैं आपको अर्थ के एटमॉस्फेयर के सबसे निचले पार्ट ट्रोपोस्फेयर में लेके चलूंगा, जहां पे मैं ऑल्टीट्यूड और टेम्परेचर रेंज को बताऊंगा। दूसरे पार्ट में फिजिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट की मदद से क्लाउड के फॉर्मेशन और रेन के होने को समझेंगे, और फाइनली ये जो आर्टिफिशियल रेन है उस पूरे प्रोसेस को समझने की कोशिश करेंगे। और ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर की जो हाइट होती है लगभग यहां पे 1000 किलोमीटर होती है, और ये है एटमॉस्फेयर का सबसे लोअर लेयर, इसे हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। इस ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट होती है वो वेरी करती है। इस ट्रोपोस्फेयर अर्थ के इस सरफेस पे हर जगह कहीं कहीं माउंटेन्स हैं। तो अगर हम नोटिस करें, माउंटेन की जो मैक्सिमम हाइट है वो लगभग 9 किलोमीटर के आसपास है। कुछ माउंटेन 6 किलोमीटर, कुछ 7 किलोमीटर, कुछ 9 किलोमीटर होते हैं। ये जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो लगभग 10 किलोमीटर की हाइट के ऊपर उड़ते हैं, 10-11 किलोमीटर की हाइट पे। हालांकि कुछ एयरक्राफ्ट लोअर हाइट पे भी उड़ते हैं, लेकिन वो काफी छोटे स्मॉल एयरक्राफ्ट होते हैं। तो ये है लगभग ट्रोपोस्फेयर की कहानी। ट्रोपोस्फेयर को अगर हम डिटेल में देखें तो ट्रोपोस्फेयर में हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं टेम्परेचर कम होना शुरू होता है। हर 1 किलोमीटर की हाइट पे लगभग 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम होता है। ट्रोपोस्फेयर की हाइट जो है वो हर जगह बराबर नहीं होती है। पोलर रीजन के बगल में ट्रोपोस्फेयर की हाइट 6 किलोमीटर होती है, जबकि इक्वेटर पे ट्रोपोस्फेयर की हाइट 18 किलोमीटर होती है। मतलब ट्रोपोस्फेयर जो होता है वो मोटा मोटी 13 किलोमीटर के आसपास की हाइट ऑल्टीट्यूड होती है। हमें किस हाइट पे क्या टेम्परेचर मिलेगी उसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। वो फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि हर किलोमीटर के बढ़ने पे 6.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। मतलब अगर हम अर्थ के सरफेस से 3 किलोमीटर ऊपर गए तो 3 इंटू 6.5 मतलब मोटा मोटी 19.5 टेम्परेचर में गिरावट आएगी। और अगर अर्थ का उस जगह पे टेम्परेचर 17 था तो 3 किलोमीटर के बाद से 0.25 डिग्री सी माइनस में टेम्परेचर हो जाएगा 3 किलोमीटर बाद। यहीं पे पोल पे ये सिचुएशन थोड़ी अलग होगी। मोटा मोटी हम ये समझ सकते हैं कि लगभग 3 से 7 किलोमीटर का डिस्टेंस ऐसा होगा जहां पे हम -1 डिग्री सी से -34-35 डिग्री सी तक हम जाते रहेंगे। मतलब कहीं पे 4 किलोमीटर पे भी माइनस में टेम्परेचर आ जाएगा, और कहीं पे 7 किलोमीटर के बाद -34 के आसपास का टेम्परेचर आएगा। लेकिन मोटा मोटी हम ये समझ सकते हैं कि इवन इक्वेटर पे भी 3 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद 0 का टेम्परेचर आ जाता है, और 7 किलोमीटर के डिस्टेंस के बाद -34 डिग्री टेम्परेचर आ जाता है। में जितने भी अर्थ के ऊपर वाटर बॉडीज हैं, लेक हो, ओशियन हो, सी हो, रिवर्स हो, उसके पानी जो है सबसे पहले भाप में बनते हैं और इवेपोरेट करते हैं। ये लिक्विड से वेपर में बदलने की प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं। जब ये इवेपोरेट करते हैं तो धीरे धीरे ऊपर बढ़ते हैं। जब ऊपर बढ़ते हैं तो वहां पे प्रेशर कम होता है। प्रेशर कम होने की वजह से इनकी डेंसिटी कम होती है और वो एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने के साथ साथ वो काफी हल्के हो जाते हैं, और लगभग जब ये 3 किलोमीटर के आसपास पहुंचते हैं, जहां पे मैंने बताया कि
3 किलोमीटर के हाइट पर टेम्परेचर 0 या -1 -2 डिग्री के आसपास हो जाता है इक्वेटर के आसपास पे, और दूसरी जगह पे इससे कम हाइट पे ही हो जाएगा। लेकिन हम इक्वेटर का ही एग्जांपल लेते हैं, तो 3 किलोमीटर के हाइट पे ये 0 डिग्री में के टेम्परेचर पे पहुंचते हैं, और वहां पे ये वाटर वेपर वाटर के ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। ध्यान देने वाली बात यहां पे दोस्तों ये है कि वाटर वेपर कभी भी वाटर ड्रॉपलेट्स में नहीं बदलेगा अगर उसको एक मीडियम ना मिले। यहां पे डस्ट और पॉलन जो होते हैं एटमॉस्फेयर में, वो मीडियम का काम करते हैं और ये कंडेंस होके वाटर ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं। इसका एक बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल आपको अपने बाथरूम में हर दिन दिखाई देगा। अगर आप गर्म पानी से नहाते हैं तो गर्म पानी से नहाने के बाद जब मिरर के पास जाते हैं तो आप अपने आप को ठीक से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि मिरर पर जो है वाटर ड्रॉपलेट जो है कंडेंस होके चिपक गए हैं। ये वही वाटर ड्रॉपलेट्स हैं जो गर्म पानी से जो वेपर बने थे, वो वेपर वहां पे चिपक गए। हालांकि ये चिपकने का काम आपके बाथरूम के टाइल्स पे भी हुआ, लेकिन मिरर का सरफेस बहुत ही प्लेन होता है, इसलिए यहां पे कंडेंसेशन फास्ट होता है और ज्यादा होता है। ठीक उसी तरीके से अब यहां पर ये वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं। ये ड्रॉपलेट्स इतने छोटे होते हैं कि शायद 100 ड्रॉपलेट को मिला लें तो 1 मिलीमीटर के बनेंगे। धीरे धीरे ये ड्रॉपलेट्स आपस में टकराते हैं और वो ड्रॉपलेट्स बड़े होते हैं, और यहां पे बनता है वाटर ड्रॉपलेट्स के क्लाउड। लेकिन ये इतने हल्के होते हैं कि ग्रेविटी की वजह से ये नीचे नहीं गिरते हैं। कुछ टाइम बाद ये थोड़ा और ऊपर बढ़ते हैं, और जब ये 6-7 किलोमीटर के आसपास पे पहुंच जाते हैं ऊंचाई पर, तब इनमें दूसरी कंडेंसेशन होती है, और अब ये वाटर ड्रॉपलेट के क्लाउड जो हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं आइस क्रिस्टल के क्लाउड में। जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि 7 किलोमीटर के आसपास की हाइट पर टेम्परेचर -35 -36 डिग्री होता है। ये वही टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे वाटर ड्रॉपलेट आइस में कन्वर्ट होते हैं। दोस्तों यहां पर एक दो चीजें मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर 4 किलोमीटर के माउंटेन कैप्स पे आइस इसी वजह से होते हैं। और जब आप अपनी फ्लाइट से समर में ट्रेवल करते हैं तो आप देखते होंगे कि 5 मिनट के बाद आपको क्लाउड नजर आने लगते हैं। ये वही क्लाउड होते हैं जो 3 किलोमीटर की हाइट पर होते हैं। थोड़ी देर ट्रेवल करने के बाद जब एयरक्राफ्ट और ऊपर जाता है तो आप जो है इस क्लाउड को भी देखते हैं, और इसके बाद एयरक्राफ्ट 3-4 किलोमीटर और ऊपर जाने के बाद से अपने नॉर्मल फ्लाइंग पोजीशन में पहुंच जाता है, जो कि मैंने बताया 10 किलोमीटर की हाइट पे फ्लाई करते हैं। खैर, ये जो आइस क्रिस्टल के क्लाउड्स हैं, ये क्लाउड ऐसे नहीं बने। पहले ये आइस क्रिस्टल के ड्रॉपलेट्स बने, और ये इवन आइस क्रिस्टल ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इतने हल्के होते हैं कि शायद 10 आइस क्रिस्टल के ड्रॉपलेट्स को मिलाकर एक आइस क्रिस्टल 1 मिलीमीटर का आइस क्रिस्टल बनता है। ये भी बहुत हल्के होते हैं, लेकिन थोड़े टाइम बाद ये आपस में जुड़ना शुरू करते हैं और ये आइस क्रिस्टल के क्लाउड बनते हैं। जब ये इतने हेवी हो जाते हैं कि अब इन्हें ग्रेविटेशन खींच सके, तो ये जो है वहां से टूट के गिरते हैं। जब ये गिरते हैं तो वहां पे ये आइडेंटिफाई नहीं होते हैं कि ये बारिश की बूंदें बनेंगी या स्नो बनेंगी या बर्फ के गोले बन के गिरेंगे। जब ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते हैं तो अर्थ का एटमॉस्फेयर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये आइस बनेंगे या वाटर बन के गिरेंगे। तो यूजुअली इक्वेटर वाली जगह पे या ट्रॉपिकल रीजन में ये जो है वाटर के फॉर्म में गिरते हैं, क्योंकि अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म होता है। वहीं जो टेम्परेट रीजन या पोलर रीजन के आसपास के इलाका होते हैं, वहां पे ये बर्फ, मिस्ट, आइस और स्नो के रूप में गिरते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी हमारी टोटल क्लाउड 2 तरह के, और इन क्लाउड से रेन कैसे होता है। अब हम पहुंचते हैं अपने वीडियो के आखिरी भाग में। क्लाउड सीडिंग का एक्चुअल मतलब क्या है? मतलब वो क्लाउड जिनमें अभी तो आइस क्रिस्टल नहीं बने हैं,
लेकिन वो वाटर मॉलिक्यूल्स के क्लाउड बन चुके हैं। उन क्लाउड को कितनी जल्दी हम आइस क्रिस्टल के क्लाउड में कन्वर्ट कर दें और उनमें हम रेन कर दें। और सीड, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस, लिक्विड प्रोपेन, ये सब उस क्लाउड के सीड्स हुए। अब हमें आर्टिफिशियली तरीके से रेन कराने के लिए कुछ बहुत काम नहीं करना है। हमें इन क्लाउड्स पर इन सीड्स को ले जाकर छोड़ना है। अब इसको छोड़ने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका ये, अगर आप क्लाउड के ऊपर अगर जाकर आप उन सीड्स को छोड़ दें, मतलब क्या होगा, वो जो वाटर मॉलिक्यूल्स के क्लाउड हैं इमीडिएटली आइस क्रिस्टल के क्लाउड बन जाएंगे और इमीडिएटली रेन हो जाएगी। हमारे पास दूसरा तरीका है जहां हम ग्राउंड से किसी रॉकेट के थ्रू हम सिल्वर आयोडाइड इन क्लाउड में भेज दें। अगर हमने ये भी प्रोसेस कर दिया तो भी रेन हो जाएगी। दोस्तों, यही सिंपल सा प्रोसेस जहां पे हम क्लाउड को इमैच्योर तरीके से केमिकल देके रेन कराते हैं, इसे ही हम आर्टिफिशियल रेन कहते हैं। और हम इसी को हम रेन रोकने में भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे, समझिए, मुझे इस जगह पे रेन नहीं करानी है और मेरे किसी क्लाइंट की शादी है और मैं वही वेडिंग कंपनी हूं। मैं क्या करूंगा, यहां के क्लाउड पर 3-4 दिन पहले यहां भी बारिश करा दूंगा। मतलब यहां के जो क्लाउड है वो खत्म हो गए, यहां के क्लाउड भी खत्म हो गए। मतलब यहां पर उस पर्टिकुलर डेट पे बारिश नहीं हो सकती है। दोस्तों, मोटा मोटी मैं आपको यही बताना चाहूं कि ये जो आर्टिफिशियल रेन है, जो एक्चुअल जो नेचुरल प्रोसेस है इवेपोरेशन से लेकर फर्स्ट स्टेज ऑफ कंडेंसेशन का, इसको नहीं बदलता है। मतलब कि आपको ये आर्टिफिशियल रेन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट कीजिए, बताइए, मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूंगा। और जैसा कि मेरी चैनल का ऑब्जेक्टिव है सिंपल लर्निंग, मेरा सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि मेरे हर वीडियो से प्राइमरी के बच्चे, सेकेंडरी के बच्चे या जो बड़े लोग हैं वो भी इंटरेस्ट लें, देखें, सीखें और अपने आप में विजडम क्रिएट करें। धन्यवाद।